तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अपना कला और संस्कृति, इंडियन आर्ट एंड कल्चर को आगे बढ़ाते हैं। और अभी हम जैसा कि टेम्पल आर्किटेक्चर को कवर कर रहे हैं, और इसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों को देख लिया था। उत्तर भारत को हमने काफ़ी पूरा कंप्लीट कर लिया था। गुप्ता पीरियड में किस तरीके से मंदिरों का निर्माण में विकास हुआ है वो भी हमने देख लिया था। उसके बाद में हमने जो नागर स्टाइल है, नागर स्टाइल मंदिर आर्किटेक्चर का, उड़ीसा शैली क्या होती है, सोलंकी शैली क्या है, बुंदेलखंड स्टाइल क्या है, उन सब चीज़ों को पूरा कवर कर लिया है। और क्या क्या उसमें फीचर्स हैं उनको, और उनके कुछ एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट हैं, कहाँ पे कौन कौन सा टेम्पल है, उसको भी हमने देख लिया था। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम बढ़ेंगे साउथ इंडिया की तरफ। साउथ इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो उनका भी बहुत अच्छा विकास हुआ है। अलग अलग समय पर इनका विकास हुआ है। पल्लवों के द्वारा मुख्यतः इनका विकास किया गया है। चालुक्य के द्वारा, चोलास के द्वारा भी इनका विकास देखने को मिलता है। तो साउथ इंडिया में किस तरह से क्रमिक रूप में विकास हुआ है, जिस तरह से हम उत्तर भारत में पहले देखते हैं कि गुप्ता पीरियड में कुछ स्टेप बाय स्टेप में हुआ, फिर उन सभी फीचर्स को लेकर नागरा शैली का डेवलपमेंट हुआ गुप्तोत्तर काल में, वैसा भी यहाँ पे भी देखने को मिलता है। एक एक स्टेप में मंदिरों का निर्माण होता चला जाता है। पहले केवल शैलकृत बनते थे, फिर उसके बाद में संरचनात्मक भी बनने शुरू हुए। शैलकृत पहले क्यों बनते थे, हमने नॉर्थ इंडिया में तो देखा था हमने कि पहाड़ियों का अभाव है, उतना नहीं पाए जाते, लेकिन साउथ इंडिया में तो ऐसी समस्या है नहीं। तो वहां पर जो शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी? शैलकृत से हुई थी। अब शैलकृत और संरचनात्मक में क्या डिफरेंस है, उसके लिए आपको स्टार्टिंग के लेक्चर देखने पड़ेंगे। आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारा दक्षिण भारत में टेम्पल आर्किटेक्चर का हमारा शुरुआत हुआ है। मुख्यतः 4 चरणों में इसका भी माना जाता है। महेंद्र वर्मन की स्टाइल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इसका जो विकास हुआ है वो पल्लव शासकों के द्वारा मुख्यतः माना जाता है कि शुरू किया गया है। और जो पहला शासक था जिसने मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत में शुरू किया वो कौन था? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन के समय में बहुत ही सुंदर तो नहीं, लेकिन शुरुआत कर दी गई। कैसे की गई? आप जानते हैं कि जो पहाड़ियां वगैरह को काट करके जब कोई आर्किटेक्चर बनाया जाता है तो उसको शैलकृत कहते हैं, रॉक कट। ऐसा ही निर्माण इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया, जो चट्टान वगैरह थी, पहाड़ियां वगैरह थी, उसको काट कर एक तरीके से गुफा का शेप दिया। ठीक है। और गुफा का शेप देकर उसके अंदर मूर्तियों का निर्माण किया, मूर्तियों का के चित्र बनवाए। ठीक है। और इस तरीके से जो इमेजेस प्लेस की गई गुफा के अंदर, उसको ही जो स्टाइल है उसको महेंद्र वर्मन स्टाइल या महेंद्र वर्मन स्टेज का नाम दिया जाता है। ठीक है। पहाड़ होती थी, पहाड़ को गुफा के रूप में शेप दे दिया जाता, तो उसके अंदर इमेज या मूर्ति वगैरह बैठा दी जाती थी। और महेंद्र वर्मन ही वो पहले पल्लव शासक थे जिसके द्वारा ये शुरुआत की गई। लेकिन खास बात क्या थी कि इनको मंदिर नाम नहीं दिया जाता था। इनको मंदिर नाम नहीं दिया जाता था, बल्कि इनको क्या कहा जाता था? मंडप कहा जाता था। इनको मंडप कहा जाता था। और ऐसे ही कुछ मंडपों का निर्माण इन्होंने किया। और ये द्रविड़ शैली के प्रारंभिक रूप हैं। साउथ इंडिया में हम जानते हैं कि द्रविड़ शैली है, बेसर बीच में आ जाती है, ऊपर में नॉर्थ में नागर शैली आती है। तो साउथ इंडिया का प्रारंभिक रूप कौन सा है? महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली पहला रूप है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि साउथ इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत किसने की, तो पल्लव शासकों ने की। और स्पेसिफाई कर दिया किस पल्लव शासक ने की, तो महेंद्र वर्मन ने की। किस प्रकार का किया? शैलकृत किया। और उनको नाम क्या दिया जाता था? तो मंडप नाम दिया जाता था। ठीक है। ऐसे ही कुछ मंडप हैं, त्रिमूर्ति मंडप और पंच पांडव मंडप। पंच पांडव मंडप मतलब वहां पर किसकी मूर्तियां बनाई गई होंगी? पांडवों की मूर्तियां बनाई गई थी। तो इस तरीके से एक शुरुआत हो जाती है। जब शुरुआत होगी तो आगे भी बढ़ेंगी चीजें। और ऐसी ही आगे चीजें बढ़ी मामल्य शैली में। पहली कौन सी हुई हमारी? महेंद्र वर्मन शैली। दूसरी कौन सी है? मामल्य शैली। दूसरी मामल्य शैली। महेंद्र वर्मन शैली में क्या किया गया? मान लीजिए ये पहाड़ी है अगर, तो पहाड़ी के सिर्फ आगे के हिस्से को काटा गया। ठीक है। लेकिन मामल्य शैली में क्या किया गया कि पहाड़ी के चारों तरफ के हिस्से को काट करके निर्माण किया जाना शुरू किया। चारों तरफ से तराश करके मंदिर का निर्माण देना शुरू किया गया। और ये मामल्य शैली क्यों कहा गया? इसका
वास्तव में जो विकास करने वाले व्यक्ति का नाम था नरसिंह वर्मन, लेकिन इनका उपनाम क्या था? मामल्य। और इसी उपनाम के आधार पर इस शैली का क्या नाम पड़ गया? मामल्य शैली। तो पहली शैली कौन सी होती है? महेंद्र वर्मन शैली, महेंद्र वर्मन शैली। और दूसरी शैली कौन सी होती है? मामल्य शैली। मामल्य और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस क्या आ गया, इसमें गुफा को सिर्फ एक साइड से तराशा जाता था, काटा जाता था, इसमें चारों तरफ से तराश करके मंदिर का निर्माण करते थे। दूसरा डिफरेंस, इनके जो मंदिर होते थे उनको नाम दिया जाता था मंडप, लेकिन इनके जो मंदिर बने चारों तरफ से तराश करके, इनको कहा जाने लगा रथ। क्या कहा जाने लगा? रथ। या फिर इनको पगोड़ा भी कहते थे, इनको पगोड़ा भी कहते थे। पगोड़ा का अर्थ मंदिर ही होता है, ठीक है। सब पगोड़ा नाम भी इनको दिया जाता था। और इसका एक उदाहरण तमिलनाडु में महाबलीपुरम में देखने को मिलता है, जहां 7 रथों का निर्माण किया गया है। और ये 7 रथ जो है महाभारत के पात्रों 5 पांडवों के आधार पर है, के नाम पर हैं, द्रौपदी और कृष्ण के नाम पे हैं। जिसमें से जो सबसे बड़ा रथ है वो युधिष्ठिर के नाम पे है, धर्मराज रथ के नाम से, ठीक है। और जो सबसे छोटा रथ है वो द्रौपदी के नाम पर है। और टोटल 7 रथ जो है वो 5 पांडवों के हैं, एक द्रौपदी का और ये कृष्ण का। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ जाए कि महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर है या सप्तरथ है वो किसके आधार पर, किस उसका आधार क्या है, किनके नाम, किनका मंदिर है या किनका रथ है, तो 5 पांडवों का है। छठे 7वें कौन है? कृष्ण और द्रौपदी। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा धर्मराज युधिष्ठिर का है और सबसे छोटा द्रौपदी का है। किस शैली में निर्मित है? तो मामल्य शैली में है। मामल्य शैली में क्या होता था? रॉक को, पहाड़ी को चारों तरफ से तराश कर बीच में मूर्ति का निर्माण किया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर निर्माण हुए हैं। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर इतनी बेहतरीन रूप से तराश करके यहाँ पर निर्माण किया गया है। और ऐसे ही 7 रथों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। आज के समय में देखिए इसको कितना मुश्किल से बन सकता होगा, कितना कारीगरी, कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रहा होगा, कितना समय लगा होगा इसको बनाने में इतना भव्य सुंदर। हम विदेशों में जाते हैं घूमने टहलने, ये करने, लेकिन हमारे यहाँ इतना खुद अपने आप में हेरिटेज कल्चर है जिसको अगर हम देखने जाए तो एक से बढ़कर एक विविधता हमको देखने को मिलती है। साउथ इंडिया में थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, उसका कारण भी एक है, क्योंकि देखिए जो भी विदेशी आक्रमण हुए थे वो मुख्यतः कहाँ पर हुए? नॉर्थ इंडिया में हुए। तो यहाँ के नॉर्थ इंडिया के जो आर्किटेक्चर वगैरह थे उसको तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ की संस्कृति थोड़ी सी भिन्न हो गई। लेकिन साउथ इंडिया, वहाँ पर जिसने भी पहुँच बनाने की कोशिश की वो कहीं ना कहीं खुद अपने आप में उलझ कर रह गया और उसको भारत में अपना साम्राज्य खोना ही पड़ा, 1-2 एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए अगर। इसी कारण से दक्षिण भारत में विदेशी आक्रमणों का उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर जो आर्किटेक्चर बने वो आज भी बहुत ही सुंदर रूप में है, ठीक है। कई सारे मंदिर का निर्माण आप देखेंगे, आप विजिट कभी करेंगे तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उन्हीं में से एक ये है महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर, जो कि किसके द्वारा बनवाया गया है? मामल्य शैली के में बनवाया गया है, मामल्य के द्वारा, जिसका सही नाम क्या था, एक्चुअल नाम क्या था? नरसिंह वर्मन। तो ये कौन सी थी? हमारी द्वितीय चरण था। तृतीय चरण में क्या होगा? तृतीय चरण का शुरुआत करते हैं राजसिंह शैली, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? अभी तक जो सिर्फ शैलकृत स्थापत्य बनता था, मतलब चट्टानों को काट करके, पहाड़ियों को काट करके, अब क्या हुआ? संरचनात्मक भी बनने लगा, अर्थात समतल भूमि पर भी मंदिरों का निर्माण सामग्री वगैरह के द्वारा किया जाने लगा, ठीक है। और इस तरीके से इस समय मंदिरों का वास्तविक निर्माण भी शुरू हो जाता है। इसमें कांची का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, जिसको शोर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वो प्रमुख है। तटीय शोर मंदिर क्या है? शैलकृत है, जबकि कैलाश मंदिर संरचनात्मक है। खास बात क्या है इस शोर मंदिर की कि सिर्फ एक ही पत्थर को पूरी तरीके से तराश करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस तरीके से आप सोचिए कि कितना बेहतरीन तरीके से इनका निर्माण किया गया होगा, ठीक है। तो महाबलीपुरम का शोर मंदिर जो है वो किस आधार पर है? वो तीसरे शैली पे है, राजसिंह शैली पर। पहली शैली हमारी कौन सी हो गई थी? पहली शैली हमारी महेंद्र वर्मन,
दूसरी हमारी कौन सी थी? मामल्य, ठीक है। और तीसरी राज सिंह, तीसरी हमारी राज सिंह। और अगर इस तरह से मामल्य नाम न देके पूछ लिया जाए कि किसने शुरू किया था, तो इसको शुरू करने वाले, द्वितीय शैली को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? नरसिंह वर्मन थे, ठीक है, जिनका नाम मामल्य भी था, इसलिए उनको मामल्य शैली का। लेकिन यहाँ पर नरसिंह वर्मन अगर दे दिया जाए तो ये भी आपका सही होगा। तो इस तरीके से ये 3 शैलियां हुई। चौथे में क्या हुआ कि जगह जगह पे पूरे तमिलनाडु के क्षेत्र में ये डेवलप हो रही थी। अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे कई सारे संरचनात्मक मंदिर वगैरह बनाने जाने लगे, और एक तरीके से इसमें बहुत ही तेजी आ गई चौथे चरण में। तो इस तरीके से इनका क्रमिक रूप में डेवलपमेंट होता चला जाता है मंदिरों के निर्माण के संदर्भ में, ठीक है। तो इस तरीके से इनका निर्माण शुरू होता है, और ये एक तरीके से कहे जा सकते हैं कि द्रविड़ स्टाइल के जो मंदिर थे, ये इनका शुरुआती रूप था। और जैसे नंदी वर्मन का मंदिर भी इस स्टेज को, जो चौथा स्टेज है, नंदी वर्मन ने पूरे तमिलनाडु में मंदिर बनवाया, इसलिए इसको नंदी वर्मन स्टेज से भी नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो कहानी हो जाती है कि शुरुआत कैसे हुई द्रविड़ शैली की। अब इसका वास्तविक जो विकास होता है वो चोलास के समय में होता है, चोल शासकों के द्वारा। शुरुआत तो पल्लव कर देते हैं और अंत इसका करते हैं, या कहें कि एकदम पीक पर कौन ले जाते हैं? चोल शासक। तो कभी अगर इस तरह के प्रश्न हो जाए कि द्रविड़ शैली को शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, तो आंसर क्या होगा? पल्लव। और इस तरीके की द्रविड़ शैली के मंदिरों को एकदम पीक पर उनके ले जाने का, चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय किसको जाता है? तो चोलास को जाता है। और इसका मुख्यतः विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसका विकास हमको देखने को मिलता है। और लगभग 800 सालों में इनका धीरे धीरे विकास हुआ है। पहले महेंद्र वर्मन का शासन था 600 से 630 एडी तक, ठीक है। और 897 तक अगर कहें तो पल्लवों का शासक था। 900 एडी के बाद से चोल शासकों के द्वारा इनका विकास मुख्यतः किया गया। और संरचनात्मक और शैलकृत दोनों हैं। हालांकि शैलकृत उतने खास नहीं है, पहले जो बनते थे, बाद में संरचनात्मक मंदिर ही मुख्यतः बनने लगे थे, ठीक है, द्रविड़ शैली की अगर हम बात करते हैं। अब नागर शैली की और द्रविड़ शैली की कुछ विशेषताओं की और सिमिलरिटीज की बात करते हैं, और उनमें डिफरेंसेस क्या है। एक एक करके पॉइंट हमको उसको रिमाइंड करते जाएंगे, उसमें क्या था और इसमें क्या है। गर्भगृह या तो चौकोर या वर्गाकार है, जहां पर भगवान की मूर्ति रखी जाती थी। नागर शैली में भी क्या था? नागर शैली में भी सेम ऐसा ही था, वहां पर भी चौकोर या वर्गाकार हुआ करते थे। गर्भगृह के संबंध अगर सिमिलरिटी आ जाए तो ये पॉइंट सेम हो गया। गर्भगृह के ऊपर में हमको क्या देखने को मिलता है? मान लीजिए ये हमारा जैसे गर्भगृह हुआ, यहाँ पर गर्भगृह है, ऊपर में हमको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर विमान देखने को मिलता है जो पिरामिड शेप में है। लेकिन वहां पर क्या मिल रहा था हमको? स्फेरिकल शेप मिल रहा था, जिसको हम शिखर कहते थे। नागर शैली में स्फेरिकल शेप में, स्पाइरल शेप में शिखर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर पिरामिड की तरह से विमान देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक ये आपको डिफरेंस मिलता है। नागर शैली में क्या मिलता है? नागर में आपको मिलता है शिखर। ये शिखर कहाँ है? पिरामिड, गर्भगृह के ऊपर में। लेकिन द्रविड़ में क्या मिलता है? द्रविड़ में मिलता है आपको विमान। दक्षिण भारत के जब मंदिर होंगे उनमें ऊपर के हिस्से को विमान कहेंगे, जबकि उत्तर भारत में जो मंदिर होंगे उसमें ऊपर के हिस्से को शिखर नाम दिया जाता है। विमान के ऊपर में स्तूपिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्तूपिका। जबकि शिखर में क्या होता था? ये हमारा शिखर होता था, उसके ऊपर में आमलक होता था, उसके ऊपर में कलश होता था। यहाँ पर क्या होता है? स्तूपिका बनाते हैं। यहाँ पर स्तूपिका बनाते हैं। ये मंदिर समतल भूमि पर सीधा सपाट आधार पर बनते हैं। नागर शैली में क्या था? थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाकर करते थे। यहाँ पर समतल भूमि पर भी बना दिया जाता था। साथ ही जैसे मान लीजिए ये मंदिर है यहाँ पर, तो थोड़ा सा गैप देते थे, और गैप देकर द्वार बनाते थे, दीवार बनाते थे, जिसको क्या नाम देते थे? गोपुरम का। ये मंदिर भी पंचायतन शैली, जिसमें से एक मुख्य देवता, 4 अन्य देवता, इस तरीके से इनका भी विकास हुआ है। ये मंदिर भी क्या है? चारों तरफ से एक कैंपस में घिरे हुए, मतलब एक पूरा कैंपस बना है जिसमें बीच में मंदिर है।
ठीक है, गैप देके यहाँ पर गोपुरम का निर्माण किया गया है। साथ में तालाब वगैरह भी यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, उत्तर भारत में ऐसा एक ही मंदिर देखने को मिलता है जो द्रविड़ शैली में है, वो है ग्वालियर में तेली मंदिर। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि द्रविड़ शैली का मंदिर है। सामान्यतः जब ऑप्शन में रहेंगे तो उसमें साउथ इंडिया ही सारे दिया गया, लेकिन ग्वालियर का तेली मंदिर जो है वो एक एग्जाम्पल किसका है, द्रविड़ शैली के बने मंदिर का है। तो सिमिलरिटीज इसमें क्या क्या हो गई, देखिए गर्भगृह हो गया, बाकी ऊपर में यहाँ पर क्या मिल रहा है, विमान और स्तूपिका। जबकि नागर में क्या मिलता था, ये शिखर होता था, नागर में ये शिखर होता था और यहाँ पर आमलक और कलश होते थे। लेकिन यहाँ पर पिरामिड शेप में विमान आपको मिलता है और स्तूपिका मिलती है। गैप देकर गोपुरम होता है प्रवेश के लिए। ठीक है, और अगर ओवरऑल हम बात करते हैं इसको इतने में छोड़कर, तो एक तरीके से पूरे एक कैंपस के अंदर इस मंदिर को बनाया जाता था। यहाँ पर गोपुरम होता था, तालाब अंदर बनाए जाते थे। ठीक है, तालाबों का प्रयोग क्या हो सकता है, आप जानते हैं मंदिर अगर आप जा रहे हैं ना तो अपने आप को पवित्र करिए, पहले शुद्ध करिए, उसके बाद मंदिर में जाइए। तो इस तरीके से द्रविड़ स्टाइल में मंदिरों का निर्माण होता है। और द्रविड़ स्टाइल में इस तरीके, देखिए ये द्रविड़ में देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर पिरामिड के शेप में मिलेंगे, यहाँ पर इस तरह से पिरामिड में मिलेगा। जबकि उत्तर भारत में नागरा में इस तरह से स्फेरिकल रूप में आपको ऊपर जाते हुए मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको आमलक मिल रहा है, इसके ऊपर में आपको कलश मिलेगा, यहाँ पर आपको सीधे सीधे स्तूपिका मिल जाती है ऊपर में। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न स्टाइल देखने को मिलता है और ये हमको साउदर्न स्टाइल मिल जाता है द्रविड़ शैली का। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर निर्माण देखने को मिलते हैं। अगर ओवरऑल जैसे हमने जो स्तूपों की बात की थी, देखिए ये स्तूप इस तरह से थे, कभी इस तरह से आपसे पूछा जाए स्तूप हो गए। आर्किटेक्चर में पूरा आर्किटेक्चर पे ही लेकिन डेवलपमेंट लिखने को आ जाए तो इस तरीके से स्तूपों का निर्माण हुआ हमारा नॉर्दर्न स्टाइल में, नागरा स्टाइल में। और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा दक्षिण स्टाइल में द्रविड़ शैली के हमारे मंदिर हैं। ठीक है, जहाँ पर विमान देखने को मिलता है, यहाँ पर देखिए आपको शिखर देखने को मिल रहा है, गर्भगृह यहाँ पर भी गर्भगृह इस तरीके से है। ये आपको देखिए ऊंचे प्लेटफॉर्म पर सीढ़ियाँ, लेकिन यहाँ पर आपको समतल भूमि पर भी मिल जाएंगे मंदिर। ठीक है, मंडप वगैरह बाकी जिस तरह से यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाए गए हैं, अलग अलग तीन छोटे छोटे मंडप होते थे, महामंडप, मध्य मंडप, नृत्य मंडप, वैसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर पूरा इस तरीके से गैप रहता था, लेकिन नाम इसको भी यहाँ पर मंडप बोलते थे। ठीक है, तो इस तरीके से द्रविड़ शैली का विकास हुआ है पहले 4 अलग अलग स्टेजों में, और मुख्यतः पल्लवों और चोलास के द्वारा इनका विकास किया गया है। नेक्स्ट हम जो करते हैं, हम लोग करेंगे बेसर शैली के विषय में। ठीक है, तो अभी हम लोग इतने पे ही रोकते हैं।